नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। साथियों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th के लिए पढ़ रहे हैं हम SST सब्जेक्ट, इसमें हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो कि है राजा, किसान और नगर। इससे पहले दोस्तों हमने सभ्यताओं के बारे में पढ़ा है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में फर्स्ट चैप्टर। तो चलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो जान लेते हैं क्या क्या है और आपको किस प्रकार से नोट्स के माध्यम से पूरा सिलेबस का कवर यहाँ पे किया जा रहा है। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट पर्सन भी आपको बताए जाएंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जेम्स प्रिंसेस के द्वारा 1830 के दशक में ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला गया, जिनसे राजा अशोक के अभिलेखों और सिक्कों का पता चला। यहाँ पे दोस्तों अशोक जो मीनिंग है वो गलत लिखा गया है, यहाँ पे अशोक इस प्रकार से आता है, ठीक है, तो आप इसको माइंड ना करें, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तन काल माना जाता है। इस कारण आरंभिक राज्यों व नगरों का जो विकास है वह लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों का प्रचलन देखा गया है। आगे देखिए, इस काल में लगभग 16 महाजनपद का उदय हुआ, जिनमें मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार, वजीज, अवंती आदि प्रमुख थे। तो उस दौरान दोस्तों लगभग 16 महाजनपद थे और 10 क्या थे आपके जनपद थे। 10 तो क्या थे आपके जनपद और 16 क्या थे आपके महाजनपद। इनका जो विवरण है वह बौद्ध ग्रंथ अगुंतर, ठीक है, किसमें, अगुंतर महाकाव्य में मिलता है। अब यहाँ पे ये हो ही चुका, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थे मगध, कौशल, ये क्या है काफ़ी इम्पोर्टेंट थे, और पाटलिपुत्र वगैरह ये भी आपने पढ़ा होगा, ये अलग होता है। आगे देखिए, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था। तो बौद्ध ग्रंथों में इसकी बात स्पष्ट किया गया है कि जो सम्राट अशोक थे वो काफ़ी प्रसिद्ध और शक्तिशाली सम्राट थे। आपको बता दूं कि सम्राट जो अशोक है वो गद्दी पे कब बैठे थे, तो वो गद्दी पे बैठे थे 273 ईसा पूर्व के अंदर, 273 या 74 के आसपास है, शायद 74। और जो कलिंग युद्ध हुआ था, कलिंग युद्ध के बारे में आपने सुन रखा होगा, तो कलिंग युद्ध तो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। इसको अपन BC बोलेंगे, मतलब जो आपका ईसा पूर्व की बात होती है, ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात। तो 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था, जिसमें कि काफ़ी लाखों लोग मारे गए थे, और वहीं से सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने बौद्ध जो धर्म है उसको अपना लिया, और साथ ही उसकी शिक्षा दीक्षा ली, और आगे से युद्ध ना करने की घोषणाएं उन्होंने ली थी। यहाँ पे देखिए दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक था और मौर्य साम्राज्य भारत का पहला साम्राज्य था। सबसे पहले दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का शासन भारत में देखा गया है। मौर्य काल आपने देखा था, मेगस्थनीज के बारे में आप पढ़ेंगे। मेगस्थनीज इसके शासनकाल में आया था, जिसने कि काफ़ी यहाँ का विवरण किया, किस प्रकार भारत के लोग रहते हैं, क्या खान पान वगैरह, इस प्रकार की उन्होंने अपनी बुक में लिखी थी। मेगस्थनीज की जो बुक थी दोस्तों वो क्या थी आपकी, इंडिका, ठीक है, क्या थी, इंडिका। आगे देखिए यहाँ पे दोस्तों, मौर्य तथा गुप्त साम्राज्य की जानकारी की स्रोत है वो हमें जो 600 ईसा पूर्व है, ठीक है, इससे लेकर 1000 ईसा पूर्व के मध्य मिलता है। आगे देखिए, मौर्य साम्राज्य में 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। राजनीति पाटलिपुत्र थी और 4 प्रांत, जिसमें तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और स्वर्णगिरी। दोस्तों तक्षशिला कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। स्वर्णगिरी, तोसली, उज्जैनी ये भारत में पड़ते हैं। आगे देखिए, मेगस्थनीज, देखिए अभी अभी मैंने बात की थी मेगस्थनीज के बारे में, ये चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम के काल में भारत में आया था। मेगस्थनीज द्वारा सैनिक गतिविधियों के संचालन हेतु एक समिति और 6 उप समितियों का उल्लेख किया। मतलब इन्होंने दोस्तों 6 मतलब 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से 6 समितियों का, 6 उप समितियों का विवरण इन्होंने दिया, और प्रत्येक में क्या थे, 5 थे, लेकिन 6 मतलब प्रत्येक में 6 थे। इस प्रकार से मतलब 5 भाग थे और 5 में क्या थे, एक में 6 थे, तो कितने हो गए, 30 जो समितियां थी, 30 संचालन थे, उनके बारे में इन्होंने लिखा, जिनका कार्य नौसेना का यातायात, खान पान, पैदल सैनिकों, अश्वारोही, रथ यात्रों और हाथियों का संचालन था। मतलब उस समय जो सेना थी वो कौन कौन सी सेना थी, एक तो हम बोलेंगे पैदल सेना थी, रथ पे थी, ठीक है, घोड़े पे जिसको अश्व बोला गया, हाथी पे थी, ठीक है, घोड़े पे हो गई, हाथी पे हो गई, पैदल सेनाएं हो गई। इस प्रकार की जो सेनाएं थी वो वहाँ पे देखने को मिली थी। साथ ही साथ एक रसद मतलब जो खाने पीने के काम करने वाले लोग थे, जो सैनिकों को खाना पीना पहुँचाने वाले, वो भी थे। 4वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ और सामंतवाद का उदय हुआ, संभवतः इसी काल से माना जाता है। दक्षिण के राजा और सरदार चोल, चेर और पांडे जैसे समृद्ध और स्थायी राज्यों का उस समय उदय हुआ। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से उपज बढ़ाने के लिए लोहे,
का जो जो हल वाले पदार्थ है उनका उपयोग होने लगा। ठीक है, फल यहाँ पे फाल होगा, जो खेती में प्रयोग करते हैं उनके बारे में। 6ठी शताब्दी पूर्व से 6ठी शताब्दी के काल में व्यापार के लिए सिक्कों का प्रचलन से विनिमय आसान हो गया। सिक्कों दोस्तों, तो आपने पढ़ा है गुप्त काल में सर्वाधिक सोने और चांदी के सिक्के हैं वो चलाए गए थे। और सबसे पहले जो सोने के सिक्के जारी किए थे दोस्तों वह कुषाण शासकों ने किए थे। किसने किए थे? कुषाण शासकों ने, है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उच्च स्थिति प्राप्त करने के लिए राजाओं द्वारा देवी देवताओं के साथ जुड़ना, मतलब उस समय जो राजा होते थे वो उनमें देवीय शक्तियों का वास माना जाता था, इसलिए वो उनसे जुड़े हुए रहते थे। द्वितीय शताब्दी के नए नगरों से छोटे धनात्मक अभिलेखों से विभिन्न व्यवसायों की जानकारी, जैसे धोबी, बुनकर, लिपिक, कढ़ई, कुम्हार, स्वर्णकार, लोहाकार, धार्मिक गुरु, व्यापारी आदि इनकी जानकारी है उस दौरान मिलना शुरू हुई थी। मतलब ये किससे लिखी थी? अभिलेखों के माध्यम से इनकी जानकारी मिलना शुरू हुई। उत्पादकों और व्यापारियों के संग श्रेणी का उल्लेख मिलता है। श्रेणियां संभवतः पहले कच्चे माल को खरीदती थी, फिर उनसे सामान तैयार कर बाजार में बेच देती थी। तो दोस्तों मतलब व्यापार करने के लिए एक श्रेणीबद्ध कार्य होता था, और इनमें सबसे जो धनी लोग होते थे उनको क्या बोलते थे? श्रेष्ठीन भी बोला जाता था। क्या बोला जाता था? श्रेष्ठीन। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 6ठी शताब्दी पूर्व उप महाद्वीपों में नदी मार्गों और भूमार्गों का जाल कई दिशाओं में फैला था। अरब सागर से उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया तथा बंगाल की खाड़ी के लेके चीन और दक्षिण पूर्व एशिया तक ये जो व्यापार के माध्यम थे वो फैले हुए थे। आगे देखिए, गुप्त काल के अंतिम समय सिक्कों में कमी आर्थिक गिरावट की ओर इशारा करती है। मतलब अभी अभी हमने पढ़ा कि गुप्त काल में सर्वाधिक रूप से सोने चांदी के सिक्के बनाए गए थे, लेकिन अंतिम समय में यहाँ पे इनकी गिरावट हो गई थी। तो इसका कारण था कि वहाँ पे आर्थिक मंदी स्टार्ट हो गई थी। आगे देखिए, अभिलेख साक्ष्य इतिहास के प्रमुख स्रोत अभिलेख शास्त्रियों द्वारा अभिलेखों के अध्ययन से बीते काल की भाषा, राजा का नाम, तिथि, संदेश आदि की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। मतलब आपने पढ़ा भी होगा, अशोक के अभिलेख थे, लघु अभिलेख थे, वृद्ध अभिलेख, शिलालेख अभिलेख, ये सारे स्तंभ लेख वगैरह, इनसे जो भी अभिलेखों से क्या बनता है कि वहाँ के इतिहास के बारे में, जो राजाओं ने उनका निर्माण कराया था उनके नाम के बारे में, उनकी वंश के बारे में, उनके कार्यों के बारे में विवरण मिलता है। अभिलेखों के साक्ष्य और सीमाएं, अक्षरों का हल्के रंग से उत्कीर्ण करना, अभिलेखों के टूट जाने से कुछ अक्षरों का लुप्त हो जाना, वास्तविक अर्थ न निकलना, प्रक्रियाएं व रोज़मर्रा की ज़िंदगी का पाना, भाषा समझ न आना, दैनिक सुख दुख का उल्लेख अभिलेखों में न मिलना। मतलब वहाँ पे अपने राज्य से रिलेटेड बातें लिखी गई थी, बाकी दैनिक जो बातें हैं, दैनिक जो मान सकते हैं उनका बारे में वहाँ पे नहीं लिखा हुआ था। प्रस्तुत मूर्तियाँ सहित मौर्यकालीन समस्त पुरातत्व एवं अद्भुत कला के परिणाम थे, जो मौर्य साम्राज्य की पहचान माने जाते हैं। यहाँ पे देखिए, कुषाण शासकों ने स्वयं को देवतुल्य प्रस्तुत किया। उन्होंने अपने नाम के आगे देवपुत्र उपाधि भी धारण की। 97 चीन के शासकों से प्रेरित थे। ठीक है, यहाँ पे संभवतः वे चीन के शासकों से प्रेरित थे जो स्वयं को स्वर्गपुत्र कहते थे। कुषाण शासकों के राजधर्म को जानने के सर्वोत्तम प्रमाण है वो उनके सिक्के और मूर्तियों से मिले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी हो गई। अब यहाँ पे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन है वो देख लेते हैं अपन। अभिलेख किसे कहते हैं? तो संकेत, पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन पर जो खुदे हुए लेख हैं उनको अभिलेख बोला जाता है। जेम्स प्रिंसेस कौन थे? तो दोस्तों जेम्स प्रिंसेस ने 1830 में सबसे पहले ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि पढ़ने का कार्य किया था। संगम ग्रंथ क्या है? तमिल भाषा का एक ग्रंथ है। अशोक के अभिलेख मुख्यतः किन लिपियों में थे? तो दोस्तों अशोक के जो अभिलेख थे वो मुख्यतः खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि के थे। और सबसे ज़्यादा अगर यहाँ पे भाषा थी वो किस प्रकार की थी? प्राकृत भाषा का इस्तेमाल किया गया था। और अधिकतर अगर बात की जाए मोस्टली तो ब्राह्मी लिपि में पाए गए हैं। ठीक है, आहत सिक्कों से आप क्या समझते हैं? संकेत, प्रतीक चिन्हों को आहत करके बनाया जाता है। मतलब प्रतीक चिन्ह उस पर डाला जाता है। मान लीजिए एक सिक्का है, मैं बताऊँगा, ये मान लीजिए एक सिक्का है और सिक्के में मान लीजिए कि यहाँ पे एक सांप की आकृति आपको दे दी गई है। तो ये क्या हो गया दोस्तों? सांप की आकृति का हो गया, इसलिए इसको आहत सिक्के कहे गए। अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या थी? तो अभी अभी हमने बात की, पाली प्राकृत भाषा थी। श्रेणी क्या थे? इसका क्या तात्पर्य था? तो अभी अभी हमने पढ़ा श्रेणी क्या थे। व्यापारियों का एक संघ था जो कच्चा माल खरीदता था और सामान तैयार कर बाजार में बेचता था, और उनमें धनी वर्ग को हम बोलते थे श्रेष्ठी।
अशोक के सिंह शीर्ष को आज क्यों अपनाया महत्वपूर्ण माना जाता है? भारत सरकार के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में इसे अपनाया गया है, इसलिए इसको इम्पोर्टेंट मानते हैं। अग्रहार का क्या अर्थ है? ब्राह्मणों को दान में दिया गया भूभाग अग्रग्राह कहलाता है। कनिष्क कौन थे? तो दोस्तों कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली शासक, उसको कनिष्क बोला जाता है। और आपने पढ़ा होगा कनिष्क के दौरान है वो बौद्ध संगीति भी हुई थी। यहाँ पे देखिए थोड़े बड़े प्रश्न आ जाते हैं, तो इनको मैं एक बार स्लाइड करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आप इनको देख लीजिए किस प्रकार से आपको आंसर करने हैं, क्योंकि अगर पूरा यहाँ पे एक एक चीज़ पढ़ेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आज हमने सेकंड चैप्टर के बारे में पढ़ा है, जो राजा थे, किसान थे और वहाँ की जो अर्थव्यवस्थाएँ थी, क्या उनके बारे में उस दौरान उस समय मतलब मौर्य वंश, गुप्त वंश के बारे में क्या क्या लिखा गया है, ये सब चीज़ें हमने यहाँ पे देखा। साथ ही उनके सामान्य जीवन के बारे में, अभिलेखों के बारे में कुछ जो इम्पोर्टेंट जानकारी वो हमने पढ़ा। बाकी और भी चीज़ें दोस्तों आपको स्टेप बाय स्टेप चैप्टर के माध्यम से मिलती रहेगी। तो आपको कैसा लगा वीडियो आप कमेंट ज़रूर करें। ये सेकेंड चैप्टर था, इसके बाद अगला चैप्टर है वो जल्दी ही हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, तो आप अपने प्रतिक्रिया ज़रूर दें। अब वीडियो कैसा लगा, ठीक है, इसके बारे में ज़रूर बताइए। बाकी आप अपना कमेंट कोई भी है, आपका अपना कमेंट वो ज़रूर दें ताकि हम और भी बेहतर, अगर आपकी तरफ से कोई सुझाव है तो उसको अप्लाई कर सके और आपको और भी अच्छे तरीके से स्टडी मटेरियल वो प्रोवाइड करा सके। ठीक है साथियों, तो आप ये देख लीजिए पूरा, मैं स्लाइड करके आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ किस प्रकार के मंत्रिपरिषद थे, वहाँ पे मंत्रिमंडल, न्याय व्यवस्था किस प्रकार से चलती थी, सैनिक व्यवस्थाएँ हो गई आपकी, है ना, राजा के अधिकारी क्या कार्य करते थे, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो यहाँ उस समय के जो आपका काल थे, ठीक है, वो पूरा यहाँ पे क्लियर होता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे। आई होप दोस्तों आपको सारा कुछ समझ में आ चुका होगा। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में अगले पेपर के साथ, अगले एक और चैप्टर के साथ। धन्यवाद।